इस वीडियो में हम लोग कपास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। जैसे कि कपास की बात की जाए तो कपास एक वानस्पतिक फाइबर है और इस वीडियो में हम लोग एनईपी के अनुसार जो कपास के बारे में लिखा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट सबसे पहले बात की जाए तो कपास कैसा रेशा है। तो कपास एक वानस्पतिक रेशा है और कपास का उद्गम स्थान यानी कि कपास का जन्मदाता कौन सा देश है, तो आपका भारत है। कपास जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी अधिक पैदावार होती है। बहुत सारे अभिलेखों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले कपास का उपयोग होता था। कपास का उत्पादन धीरे धीरे एशिया, इजिप्ट तथा पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के देशों में होने लगा। ऐसा माना जाता था कि सिकंदर था, जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय यूनानी जो भारत आए थे वह कपास के पेड़ को देख कर के गए और वहां जाकर बोले कि कपास का एक ऐसा पौधा होता है जिससे जो हमारे भारतीय लोग हैं उससे कपड़ा बना करके पहनते हैं। अगर बात की जाए बौद्ध के ढाका के मलमल और बनारस की सूत की साड़ियाँ जो होती हैं बहुत ही बारीक होती हैं और पारदर्शी होती हैं, वह सूती वस्त्रों से ही बनाई जाती हैं। प्राचीन काल में सूती वस्त्र हाथ से घर में बनाए जाते थे। हाथ से वस्त्र बनाने का कार्य 18वीं शताब्दी के अंत तक होता रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में होने लगा। 17वीं शताब्दी में अमेरिका में और इसके बाद जगह जगह सूती मिल का औद्योगिकरण भी होगा। जैसे कि सूती मिल के स्थापना की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल का निर्माण हुआ, यानी कि सूती मिल का कारखाना खोला गया। कपास से सूती वस्त्र बनाने के अतिरिक्त जो इसके बीज होते हैं जिसको बिनौला कहा जाता है, उससे तेल उत्पादित होता है। 1818 ईस्वी में सूती मिल की स्थापना कोलकाता में हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि मुंबई की बात की जाए तो 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई। फिर 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में और 1866 ईस्वी में कोलिको में सूती वस्त्र के मिल की कारखाने खोले गए। अगर बात की जाए तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात की जाए तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमारे देश को तो काफ़ी उन्नति मिली। हजारों कपड़े के मिल खोले गए जिसमें अनेक राष्ट्रीयकरण भी हुआ और यहाँ तक कि 85% जो कपड़े के मिल थे निजी क्षेत्रों के मालिकों के थे। निरंतर मशीनीकरण के कारण आज वस्त्र निर्माण का हर कार्य मशीनों द्वारा ही संपादित होता है। अगर बात की जाए कि कपास की खेती कैसे और कहाँ होती है तो कपास की खेती अपने भारत में गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सर्वाधिक यहाँ उत्पादन होता है। प्राचीन काल में जब सूती वस्त्र घर से ही बनाए जाते थे और यह लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा कार्य होता रहा। फिर सन 1760 से सन 1800 ईस्वी में वस्त्र से तंतु बनाने की मशीन का भी आविष्कार इंग्लैंड में कर दिया गया। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। इसके समय की बात की जाए तो इसमें 200 दिन का समय लगता है और कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसे तैयार होने में लगभग 200 दिन का समय लग जाता है। कपास की जो टहनी होती है उसमें 3 से 5 कलियां होती हैं। कपास का जो पौधा होता है वो 3 प्रकार का होता है। बड़ा पौधा, मध्यम वर्ग का पौधा और छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पैदा होता है। यदि ज़मीन में नमक या गोबर इसमें डाला जाए तो ज़्यादा उपजाऊ कपास होता है। कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है और कपास के उत्पादन की बात की जाए तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है। इसके लिए काली रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए 12 इंच से 15 इंच तक बरसात की आवश्यकता होती है और जो क्षार युक्त भूमि होती है उसमें लंबे रेशे वाले कपास उत्पादित होते हैं।
इसके लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता की आवश्यकता होती है और जो पाला होता है इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है। प्रारंभ में कपास के जो फूल होते हैं वो क्रीम रंग के होते हैं और बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं। कपास का रेशा सेल्यूलोजिक फाइबर है, सेल्यूलोज से उत्पादित होता है। जैसे कि अगर जो सेल्यूलोज से निर्मित रेशों की बात की जाए तो जो हमारे सारे वानस्पतिक रेशे होते हैं वो सेल्यूलोजिक फाइबर ही होते हैं। कपास में 40 से 90% तक सेल्यूलोज की मात्रा होती है और इसमें 5 से 8% तक जल होता है। सबसे शुद्ध विरंजित कपास होता है और कपास के रेशे पर एक मोम की परत लगी होती है जो उसके रेशे को रक्षा प्रदान करती है, इसलिए उसे रक्षात्मक कोटिंग के नाम से भी जानते हैं। एक कपास के पौधे में 3 से 4 कलियां होती हैं जिसमें कली में से एक फूल खिलता है। ये फूल कपास के किस्म के अनुरूप नीले, क्रीम रंग के, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, सुनहरे रंग के होते हैं। प्रारंभ में कपास का फूल क्रीम कलर का होता है और बाद में वो बैंगनी कलर का हो जाता है। जब इसका फूल झड़ जाता है तो कोए निकल आते हैं। इसी कोए के भीतर कपास का रेशा, बीज चारों तरफ से लिपटा हुआ होता है। एक कोया जिसे पॉट्स के नाम से जानते हैं, 1/3 भाग कपास और 2/3 भाग बीज जिसे बिनौला या सीड्स कहते हैं होता है इसमें। इस समय तक कपास अपने पूर्ण पौधे की लंबाई प्राप्त कर लेता है। लंबाई की बात की जाए तो 5 से 6 फीट यह लंबा होता है। चलिए अब जानते हैं कि कपास का जो रेशा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। कपास का जो रेशा है वह एक स्टेपल फाइबर है, यानी कि छोटा रेशा है। इसकी बात की जाए तो 2 से 2.5 इंच इसकी लंबाई होती है और सर्वाधिक लंबा रेशा रेशम का माना जाता है जो कि हमारे जंतु जगत से प्राप्त होता है और यह एक प्रोटीन रेशा है। भारतीय कपास की बात की जाए तो 2 से 2.5 इंच तक होता है और अमेरिकी कपास की बात की जाए तो वह 3 इंच का होता है और मिस्र में उत्पादित होने वाला कपास 4 इंच का होता है और समुद्री आइसलैंड में पैदा होने वाला कपास 4.5 इंच का होता है। इसको देखने से यह पता चलता है कि जो समुद्री आइसलैंड है वहाँ का कपास अच्छे किस्म का होता है क्योंकि उसकी लंबाई 4.5 इंच तक होती है। अपने भारतवर्ष में कई प्रकार की कपास की किस्में पाई जाती हैं जैसे कि कोमठा कपास, हिंगमन घाट कपास, अमरावती कपास, भोज कपास, फ्रीनी घाटी कपास। कई तरह की यहाँ किस्में पाई जाती हैं कपास की जिनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले कपास के कोए को एकत्र किया जाता है, फिर उसका बिनौला निकाला जाता है जिसे इंग्लिश में गिनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। फिर कपास में जो गंदगी वगैरह, रेशे, धूल, पत्ते आदि लग जाते हैं उनकी अशुद्धियों को हटाया जाता है। फिर उसके बाद गांठ बांधा जाता है। गांठ बांध करके एक उसको टाट में लपेट कर लोहे की पत्तियों में कसा जाता है। फिर गांठों को खोला जाता है। खोलने के बाद रुई की धुनाई की जाती है जिसे कॉर्डिंग प्रोसेस कहते हैं और धुनाई करने के बाद उसे कंघी किया जाता है जिसे कॉम्बिंग कहा जाता है। कंघी इसलिए किया जाता है कि जो छोटे रेशे हों वह अलग निकल जाएं और बड़े रेशे समानांतर हो जाएं। फिर पोनी किया जाता है और पोनी करने के बाद इसको फिर कताई कर ली जाती है। कताई करने के बाद इसकी बुनाई कर ली जाती है। बुनाई करने के बाद इसकी परिष्कृतियाँ की जाती हैं जैसे कि माड़ी वगैरह इसमें लगाया जाता है, सैनिटाइजिंग परिचर्या, मर्सराइजिंग परिचर्या की जाती है और सबसे लास्ट में उसकी रंगाई और छपाई कर दी जाती है। जिस कलर डिज़ाइन में उनमें रंगना होता है उस कलर और डिज़ाइन में उसको रंग करके तैयार कर लिया जाता है।